जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नए सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में पॉलिटी और राज व्यवस्था जिसे बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन आपके बीच में बहुत बिंदास रहने वाला। आज इस टॉपिक की अगर बात करते हैं, आज के टॉपिक की बात करते हैं, तो जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले, यानी संविधान के विकास के बारे में बात करने वाले हैं। और संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी क्या जरूरत पड़ी, इन इस सारी चीजों को आज की क्लास में हम जानेंगे। यानी जब हमारा संविधान बना और संविधान बना तो इसकी क्या पृष्ठभूमि रही थी, भारतीय संविधान की क्या क्या पृष्ठभूमि है। यानी यहां से, यानी भारतीय संविधान जो तैयार किया गया उसकी पृष्ठभूमि कहां से तय की गई थी, कहां से बननी शुरू हो गई थी, कहां पर भारतीय संविधान में दी हुई चीजें, चाहे मूल आपके संवैधानिक मूल्य हो बेटा या फिर संवैधानिक संस्थाओं, ये कहां से डेवलप होनी शुरू कर दी थी। तो इन सारे बातों को हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। तो एक बार सारे लोग बब्बर से जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे माय डियर। और सेशन के शेयर करेंगे तो मजा आ जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। जुड़ जाइए एक बार सारे लोग जुड़ जाइएगा। बहुत बेहतर सेशन रहने वाला माय डियर, ध्यान रख लेना। बहुत गजब का सेशन रहने वाला है। सेशन को शेयर कर दो एकदम सारे लोग भाई। चलो भाई, आज आगे पढ़ने वाले हैं बेटा। बहुत बढ़िया सा टॉपिक रहने वाला आपके बीच में भाई, ठीक है ना। खड़े हो जाओ सारे लोग, एकदम तैयार हो जाओ। आगे बात करते हैं बेटा, समझ लो पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, यानी संवैधानिक विकास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? संवैधानिक विकास पढ़ने वाले। और संवैधानिक विकास के अंतर्गत यानी हम 3 चार्टर पढ़ने वाले हैं। एक तो सन 1600 एडी का चार्टर एक्ट, दूसरा पढ़ने वाले हैं 1726 का चार्टर एक्ट, और थर्ड पढ़ने वाले हैं 1773 का चार्टर एक्ट, 1773 के चार्टर एक्ट। यहां तक हम आज की क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं, ध्यान रख लेना। तो एक बार सारे लोग सेशन को शेयर करो भाई, उसके बाद आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं माय डियर। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे इस क्लास के साथ, और हम बहुत सारी नई चीजों को इसमें कवर कराने वाले हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले अगर हम आज की बात करते हैं माय डियर, तो एक चीज सुन लो भाई। यानी जो हमारा संविधान बना है, संविधान का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, वो कहां से इसकी शुरुआत पड़ी, कहां से उसकी नींव डली। तो इसकी नींव की अगर बात करते हैं, तो इसकी नींव अगर हम बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं सर, भारत में जो पहला अंग्रेज आया, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्या, कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज, भारत आने वाला जो पहला अंग्रेज है बेटा, फर्स्ट ब्रिटिश है बेटा, पहला अंग्रेज, ध्यान रख लेना। यानी भारत में सबसे पहले कौन सा अंग्रेज आया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आप कहेंगे सर भारत में सबसे पहला एक पादरी आया था माय डियर, ईसाई मिशनरी आया था, और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, जिसका नाम था स्टेफन थॉमस, वो थॉमस स्टेफेंस। क्या नाम था बेटा? थॉमस स्टेफेंस, ध्यान रख लेना। और कब आया? 1579 में आया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी पहला जो व्यक्ति आया उसका नाम था थॉमस स्टेफेंस, ठीक है ना। और ये कब आया माय डियर? तो ये आया था 1579 एडी में आया था माय डियर, ध्यान रख लेना। 1579 एडी में आया था। और ये कौन था? एक पादरी था माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या था? पादरी था माय डियर। और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, ईसाई धर्म के किसके लिए? प्रचार के लिए आया माय डियर, प्रचार के लिए आया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो थॉमस स्टेफेंस था माय डियर, स्टेफेंस था माय डियर, ये सबसे पहले भारत में आने वाला व्यक्ति है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति भारत में आया जिसको बोलते हैं रॉल्फ फिंच। क्या नाम है? रॉल्फ फिंच। और रॉल्फ फिंच की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये भारत में 1583 एडी में आया था माय डियर, 1583 एडी में आया माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये उस समय भारत में मुगल बादशाह था अकबर। तो अकबर से
मिलकर भारत से अकबर से मिलकर भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगी। व्यापार करने की क्या अनुमति मांगी माय डियर, ध्यान रख लेना। भारत से व्यापार करने क्या इसने मांगी? अनुमति मांगी माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या मांगी बेटा? अनुमति मांगी, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी समझ लेना। यानी भारत में पहला अंग्रेज व्यक्ति आया जिसका नाम था थॉमस स्टीफंस। ये ईसाई मिशनरी था, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया। उसके बाद रॉल्फ फिंच आया जो एक व्यापारी था, और इसने मुगल बादशाह के दरबार आगरा में पहुंच करके और मुगल बादशाह से कहा कि हम भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। तो इधर मुगल बादशाह से परमिशन ली, और अब ये कहां पहुंचा? तो आप बता सकते हैं, अब सर ये लंदन में पहुंचा माय डियर। कहां पहुंचा? लंदन। और लंदन में पहुंच करके इसने क्या किया? एक मर्चेंट ट्रेडिंग दल बनाया, और 1599 में एक कंपनी की स्थापना की जिसे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका वास्तविक नाम पूछा जाए तो द गवर्नर एंड कंपनी, पूरा कंपनी। और इसने क्या किया जाकर के, ध्यान रख लेना, और इसने क्या किया? द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट एंड मर्चेंट मर्चेंट ध्यान रख लेना, मर्चेंट ऑफ लंदन, लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडिया। यानी और इसने क्या किया जाकर के? कंपनी बनाई बेटा, ध्यान रख लेना। क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन इन ट्रेडिंग इन मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया। ये पूरा कंपनी का नाम है माय डियर, ध्यान रख लेना। जब इस कंपनी की स्थापना पूछा जाए तो स्थापना कब की गई माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आप बोलेंगे सर इसकी जो स्थापना 1599 में की जाती है, कहां पर की जाती है? लंदन में की जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन इसको अधिकृत कब किया गया? ध्यान रख लेना। तो इसको अधिकृत कब किया गया माय डियर? तो आप बोलेंगे सर 31 दिसंबर सन 1600 को माय डियर इसे क्या किया गया था? अधिकृत किया गया था माय डियर। क्या किया गया? अधिकृत, यानी इसे एक सर्टिफाइड कंपनी का दर्जा मिला माय डियर, ध्यान रख लेना। इसका अन्य नाम मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स। इसके अन्य नाम अगर पूछा जाए सर, इसका अन्य नाम क्या है माय डियर? अन्य नाम अगर पूछा जाए, अन्य नाम, तो अन्य नाम है मर्चेंट एंड एडवेंचर्स। ठीक है ना? क्या है? मर्चेंट एंड एडवेंचर माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये इस कंपनी को माय डियर 217 निवेशकों ने, शेयर होल्डर निवेशकों ने पैसा लगाया माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? 217 लोगों ने क्या लगाया? इसमें पैसा लगाया। 217 लोग इसमें शेयर होल्डर थे, और यही शेयर होल्डर इस कंपनी का क्या कराने लगे? संचालन कराने लगे माय डियर। इस कंपनी का संचालन कौन करता था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो संचालन के लिए एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, ठीक है ना, एक उप गवर्नर, और बेटा 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और 24 जो अन्य व्यक्ति थे जो जिन्हें कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो इन बोर्ड और डायरेक्टर को नियुक्त करते थे माय डियर। नियुक्त कौन करता था माय डियर? तो आप बोलेंगे सर जो शेयर होल्डर थे, निवेशक थे,
ध्यान रख लेना। कौन? निवेशक, ठीक है ना। जो निवेशक थे वही इनको क्या करते थे? नियुक्त करते थे, माइडियर ध्यान रख लेना, ठीक है ना। 24 ये लोग क्या करते थे? इस पूरी कंपनी का संचालन करते थे, माइडियर ध्यान रख लेना। तो क्या समझ में आया? ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही, यानी एक जब वो भारत में रॉल्फ फिंच आया और रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में पहुंचा, अकबर के दरबार में अकबर से अनुमति मांगी कि मैं भारत के साथ व्यापार करना चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ये कहां गया? लंदन में गया, और लंदन में जाकर के बेटा एक कंपनी डेवलप की, जिस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, स्टेबल्ड बाई 1599। कहां पर? लंदन के अंदर। लेकिन इसे अधिकृत कब किया गया? 31 दिसंबर सन 1600 को, और इसका अन्य नाम मर्चेंट एंड एडवेंचर्स कहा गया। और इसमें 217 शेयर होल्डर थे, इन्होंने पैसा लगाया था। और इस कंपनी का जो संचालन करने थे एक गवर्नर, ठीक है ना, उसके साथ एक उप गवर्नर और 24 बेटा निर्देशक मंडल से कहा गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करते थे? इसको कंट्रोल करती थी, माइडियर ध्यान रख लेना। लेकिन अब हम में आपको चीज बताने वाले हैं, वो समझ लेना भाई, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले सन 1600 एडी का चार्टर एक्ट पढ़ने वाले हैं, चार्टर एक्ट पढ़ने वाले माय डियर ध्यान रख लेना। सन 1600 के चार्टर एक्ट की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी माय डियर, ध्यान रख लेना, अच्छा समझ लेना एक चीज। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात करते हैं तो इसका एक नाम पूछा जाता है, सर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम पड़ा माय डियर कब? तो आप बोलेंगे सर ये नाम पड़ा था 1833 में, ध्यान रख लेना भाई। कब नाम पड़ा था? 1833 में नाम पड़ा था। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान रख लेना। क्या नाम पड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। लेकिन शुरुआत से ही हम लोग इसे आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से ही बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना ये चीज। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी माय डियर, ध्यान रख लेना, ने महारानी या ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर, प्रथम से भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी माय डियर। अनुमति मांगी। जब एक पत्र लिखा और उस पत्र में उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ टेलर, ध्यान रख लेना, तो इनसे क्या इन्होंने क्या किया कि मैं भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, आपसे हम परमिशन चाहते हैं। अब मान लेते हैं हम अपने भारत से कोई मतलब कोई व्यापार करना चाहते हैं अपने देश से, अपने देश के हम हैं और मैं किसी दूसरे देश में जाना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ की गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन। तो परमिशन यहां से अब क्या होता है कि जो महारानी थी माय डियर, महारानी ने माय डियर ध्यान रख लेना, महारानी ने 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया। एकाधिकार दिया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी ये जो कंपनी भारत में आती है उससे बेटा मोनोपोली यानी एकाधिकार, यानी तुम ही व्यापार करोगे, ओनली ओनली इसी कंपनी को एकाधिकार दिया कि आप ही व्यापार करेंगे। कब तक? 15 वर्षों तक। कहां पर? इंडिया यानी ईस्टर्न जो कंट्री उस समय थे उनके साथ माय डियर व्यापार करने के क्या दे दी? अनुमति। अब ये कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले बेटा ध्यान रख लेना, ब्रिटेन से चली और ब्रिटेन से चलने के बाद ब्रिटेन से जल मार्ग के द्वारा ये कहां पहुंचे? मलुकी द्वीप पर पहुंचे। मलुकू द्वीप वहां पर बेटा ये इंडोनेशिया में पड़ता है और इंडोनेशिया में जाकर के पहले इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार था मलुकू द्वीप पर। और मलुकू द्वीप क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यहां से मसालों के लिए स्थान बहुत ज्यादा फेमस था। कहां था? अब बेटा मैं आपको मैप में बता दूं, ध्यान रख लेना, पूरा मैप में बता दूं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। मैं आपको मैप में बता दे रहा हूं बेटा, ध्यान रख लेना।
फिर समझो भाई, बहुत बढ़िया से। ठीक है, अब देखो बेटा, ब्रिटेन पड़ता है कहां पर, ये ब्रिटेन पूछा जाए कहां पर पड़ता है तो आप बोलेंगे सर यूरोप में एक देश है ये, यहां से भाई ध्यान रख लेना। अब यहां से ये कंपनी कहां पहुंची, सीधे इस तरीके से ये कहां पहुंचे, इंडोनेशिया में पहुंचे। यहां पर पड़ता है मलुकू द्वीप, मलुकू आइलैंड पड़ता है, और ये कहां पर, इंडोनेशिया में पड़ता, माय डियर ध्यान रख लेना, कहां पर, इंडोनेशिया में पड़ता है। तो यहां पर थे, लेकिन इसी मलुकू द्वीप पर अधिकार था किसका, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से पहले क्या कर रही थी, व्यापार कर रही थी। तो इन्होंने देखा कि यहां से मेरी दाल गलने वाली नहीं है, फिर ये क्या करते, और ये यहां से फिर वापस चल दिए, और यहां से वापस चलने के बाद कहां पहुंचे, ये इंडिया में पहुंचे, माय डियर ध्यान रख लेना, कहां पहुंचे, इंडिया में। उस समय इंडिया में बेटा जो पुर्तगाली थे उनका एकदम पूरा साम्राज्य फैल चुका था, पुर्तगाली अपने जड़ें बहुत मजबूत कर चुके थे। इन्होंने देखा अब काम ऐसे चलने वाला नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस समय क्या हुआ, 1603 में ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका देहांत हो गया, और उस समय बेटा जेम्स जो सिक्स, या ब्रिटेन के जो पहले सम्राट बने, राजा बने, जिनको हम जेम्स प्रथम के बोल, इंग्लैंड के राजा पहले बने जेम्स प्रथम, या जो स्कॉटलैंड देश था माय डियर उसके थे जेम्स सिक्स, वो राजा बने। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हमें भारत के साथ व्यापार करना है, कच्चे मसाले को वहां से खरीदना है। अब इन्होंने क्या किया, उस समय पूछा गया कि इसने बताया जाकर के कि भारत में उस समय मुगल बादशाह अकबर है, तो अकबर के नाम से एक पत्र लिखा गया कि मैं भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति चाहता हूं माय डियर। और वो पत्र लेकर के 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया, हेक्टर नामक जहाज से। जब ये भारत में पहुंचा उस समय भारत में जो अकबर था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और अकबर के बाद उसका बेटा जिसका नाम था जहांगीर, सलीम, वो शासक बन गया था भाई। सलीम के दरबार में पहुंचा, वो फारसी भाषा सीख के आया, मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा में बात की। और यहां पर कहीं ना कहीं जो औरंगजेब था माय डियर, उसने कोस्टल एरिया के क्षेत्रों में व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी माय डियर ध्यान रख लेना। तो यही सारी चीजें हमें थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं माय डियर ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर लिखते हैं माय डियर, यानी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मलुकू द्वीप पर पहुंचे या पहुंची, और वहां पहले से डचों का व्यापार स्थापित था। डच वहां से पहले ही एकदम स्टेबल्ड हो चुके थे माय डियर। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन, बेटा अब क्या हुआ, कैसे आगे चीजें बढ़े, तो उसके लिए जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, सॉरी एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, और एलिजाबेथ की बेटा 1603 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई माय डियर। और इनके स्थान पर अगला जो शासक बना उनका नाम था जेम्स, इंग्लैंड के पहले थे, ध्यान रखिए। और इन्होंने क्या किया माय डियर, इन्होंने अकबर के नाम पत्र लिखा, क्या लिखा, अकबर के नाम क्या लिखा, पत्र लिखा माय डियर ध्यान रख लेना। और पत्र लिखने के बाद बेटा क्या होता है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, हॉकिंस हेक्टर जहाज से, हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। कहां पहुंचा, भारत पहुंचा। और उस समय भारत का जो शासक था, ध्यान रख लेना, उस समय भारत का जो शासक था माय डियर,
ठीक है ना, शासक। उस समय क्या होता है कि जो अकबर थे, अकबर की मृत्यु हो गई माय डियर। अकबर की 1605 में बेटा क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और इसका ही बेटा जिसका नाम था जहांगीर, जहांगीर शासक बना। कौन बना, जहांगीर। ये जो विलियम हॉकिंस था ये कहां पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और जहांगीर ने इसे कैप्टन खान की उपाधि, और जहांगीर ने कैप्टन खान की उपाधि दी, कैप्टन खान की उपाधि दी, या इंग्लिश खान की उपाधि दी माय डियर। ठीक है ना। और जहांगीर ने ही क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति दी, व्यापार करने की क्या दी बेटा, परमिशन दी, अनुमति दी माय डियर। और अब क्या करते हैं बेटा अंग्रेज, 1611 एडी में उन्होंने पहली अस्थाई कंपनी, पहली अस्थाई यानी टेम्परेरी जो कंपनी थी माय डियर, या फैक्ट्री थी माय डियर, वो कहां पर, मुसलीपट्टनम में स्थापित की। और मुसलीपट्टनम कहां पर पड़ता, आंध्र प्रदेश में पड़ता माय डियर, यहां पर। उसके बाद 1613 एडी में पहली स्थाई अगर पूछा जाए परमानेंट कंपनी, पहली स्थाई कंपनी सूरत में स्थापित की माय डियर। कहां पर स्टेबल्ड हुई, सूरत में, और यह पड़ता है गुजरात में भाई, ध्यान रख ले। इधर क्या हुआ, कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार मिला था, वो एकाधिकार समाप्त हो गया। और अब एक व्यक्ति ब्रिटेन से फिर भारत आया जिसका नाम था थॉमस रो। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था, तो आप बोलेंगे सर थॉमस रो था माय डियर, ध्यान रख लेना, कौन था, थॉमस रो। और यहीं पर क्या होता है माय डियर, ध्यान रख लेना, अगला पॉइंट, 1615 एडी में थॉमस रो, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। मैं पहुंचा, ठीक है ना, कहां पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें फिर समझ लो बेटा, ध्यान रख लेना, बहुत बहुत बेहतरीन चीज है। क्या, भारत में सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा। उस समय भारत में अकबर जो था, 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी, अकबर का बेटा जहांगीर शासक बना, और ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के इससे मिला जाकर के, तो जहांगीर ने इसे कैप्टन खान की उपाधि दी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को तटवर्ती क्षेत्रों से, जो कोस्टल एरिया थे, वहां से व्यापार करने की क्या दे दी, अनुमति दे दी माय डियर। 1611 एडी में पहली स्थायी कंपनी मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वहां पर स्थापित की। उसके बाद 1613 में स्थायी कंपनी कहां पर, सूरत में। और उसके बाद 1615 में जहांगीर के दरबार में दूसरा व्यक्ति पहुंचा जिसका नाम था सर थॉमस रो माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे देखो, अब यहीं पर क्या होता है कि बेटा बहुत बेहतरीन पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ध्यान रख लेना। इधर क्या हुआ, बहुत बेहतर तरीके से यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा। 1717 में फर्रुखसियर ने क्या किया, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर सर कौन था, ये मुगल बादशाह था माय डियर, ध्यान रख लेना। और जब ये फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना, उस समय क्या हुआ कि मुगलों का पतन शुरू हो चुका था। मुगलों का जो अस्तित्व था, जो पूरे भारत पर था, वो कैसे होने लगा, कमजोर होने लगा। और इससे पहले ही क्या हुआ कि जो इसके जो प्रांत थे, वहां के प्रांतों के जो सूबेदार थे, वहां के जो शासक थे, प्रांतीय शासक थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे मैसूर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका अवध हो, चाहे आपका बेटा बंगाल हो, हर क्षेत्रों में अपना अपना क्या हुआ, इन्होंने स्थापित
बना लिया था माय डियर। और इस समय क्या हुआ कि जब फर्रुखसियर के दरबार में एक अंग्रेज दल पहुंचा, फर्रुखसियर को उस समय क्या हुआ था, एक पाइल्स नामक बीमारी थी, बहुत ज्यादा परेशान था। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो एक अंग्रेज दल पहुंचा जिसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम था जॉन हैमिल्टन। हैमिल्टन ने उसकी ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गया। उसने कहा भाई क्या चाहिए आपको। उस समय बहुत कुछ खजाना वगैरह ऐसे दिया गया, 5,000 उस समय नगद दिया गया था, 5,000 की नगदी उस समय इसे दी गई थी, बहुत सारा। बोला क्या चाहिए, बोला यार बंगाल के क्षेत्र से मैं व्यापार करता हूं, वहां पर टैक्स बहुत लगता है। बोला तुम टेंशन मत करो, 3,000 रुपए वार्षिक जमा करो और आपका एक पास मैं बनवा देता हूं दास, और जब पास बन जाएगा आप वहां से व्यापार कर सकते हो माय डियर, ध्यान रख लेना। और इधर क्या होता है कि माय डियर, ठीक है ना, इधर क्या हुआ, फर्रुखसियर ने क्या किया, एक सोल्डियम फरमान जारी किया माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या हुआ, सोल्डियम सोल्डियम फरमान जारी किया, ठीक है ना। और इसी सोल्डियम फरमान को कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या बोला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और इधर क्या होता है, सोल्डियम फरमान में क्या था कि 3,000 रुपए, ओनली 3,000 रुपए वार्षिक पर, एक वार्षिक पर एक दस्तक दस्तक जारी किया माय डियर। और दस्तक में क्या था, एक पास था माय डियर, ध्यान रख लेना। और इससे आप क्या कर सकते हो, पूरे साल व्यापार कर सकते हो माय डियर। और धीमे धीमे कंपनी ने बेटा क्या किया, बंगाल के क्षेत्र में भी व्यापार करना शुरू कर दिया। फर्रुखसियर ने सोल्डियम फरमान दिया उसके द्वारा। इधर क्या हुआ माय डियर, बहुत बेहतरीन घटना घटित होती है, ठीक है ना। इधर ये सारी चीजें हो गई और अब आया 1726 का चार्टर एक्ट। 1726 एडी में एक चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट आया माय डियर। और इस चार्टर एक्ट में क्या था, तो आप बता सकते हैं, जो कंपनी भारत में थी उस समय, तो कंपनी ने क्या किया था माय डियर, आप समझ लेना बहुत बेहतरीन तरीके से। कंपनी ने क्या किया भारत में बेटा, अपनी प्रेसिडेंसियां स्थापित की माय डियर। क्या स्थापित की, प्रेसिडेंसियां। ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका यहां पर, ये मद्रास, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका, ये मुंबई, बंबई जिसे बोलते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आपका पड़ता था माय डियर, ध्यान रख लेना, ये बोलते हैं कोलकाता। कोलकाता, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी बेटा। क्या थी, 3 प्रेसिडेंसी थी माय डियर। और इसी एक्ट के द्वारा माय डियर क्या हो गया, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने का अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां पर जो गवर्नर थे उनको अधिकार दिया गया, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, लिखेंगे बंगाल, मद्रास और बंबई, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को विधि, कानून जिसे बोलते हैं, विधि या कानून बनाने का अधिकार मिला। अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रखिए। जब ये अधिकार मिला माय डियर, तो यहां के ये गवर्नर, यहां पर जो गवर्नर रहा करते थे माय डियर, ध्यान रख लेना, यहां पर जो गवर्नर रहा करते थे वो गवर्नर अब क्या बनाने लगे, इस एक्ट के द्वारा यहां के गवर्नर स्वयं में विधि यानी कानून को बनाने लगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या बनाने लगे, कानून। तो पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे उनको पहली बार कानून बनाने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा दिया गया था, तो आप बता सकते हैं वो एक्ट था बेटा 1726 का जो चार्टर एक्ट आया था। उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे,
जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, वहां के जो गवर्नर थे उनको विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार मिला माय डियर। समझ में आ गया? क्या मिला बेटा? अधिकार मिला माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे बहुत बढ़िया से, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। सारे लोग बढ़िया से लिख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया से। आगे देखो, जब ये मिला माय डियर, उसके बाद क्या होता है, इधर बंगाल का जो एरिया था बेटा, बंगाल में अली वर्दी खां जो बंगाल का नवाब था वो हटा, और उसके स्थान पर सिराजुद्दौला बंगाल का क्या बना? नवाब बना। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की एक दूसरे की बहुत ज्यादा शत्रुता थी। इधर क्या हुआ था, जो फोर्ट विलियम का जो निर्माण कराया जा रहा था माय डियर, उसकी किलेबंदी कराने लगे अंग्रेज, और उन पर एकदम किलेबंदी, घेराबंदी कराने लगे। सिराजुद्दौला ने उसको, अंग्रेजों को रोका, लेकिन अंग्रेज ना माने। तो इधर क्या हुआ कि कोलकाता पर अधिकार कर दिया। जो उनकी राजधानी, बंगाल की जो नवाब की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से उसने आक्रमण कर दिया। कहां पर? कोलकाता पर। कोलकाता पर आक्रमण किया, और जिसमें हॉलवेल के द्वारा एक घटना को बताया जाता है। हॉलवेल ने कहा कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया तो उस समय 146 अंग्रेजों को कैद किया और 14/18 के एक रूम में बंद कर दिया, जिसे खोला गया तो उसमें 123 लोग मृत पाए गए, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी काल कोठरी की घटना के नाम से ये इतिहास में हॉलवेल के द्वारा बताई गई एक कहानी है माय डियर, ध्यान रख लेना। और इधर क्या होता है माय डियर, ध्यान रख लेना, लिख लेने बहुत बढ़िया से। क्या होता है? 20 जून, ठीक है ना, 1756 को क्या हुआ माय डियर? ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना घटित हुई। ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ था? ब्लैक होल की घटना में 146 अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश थे माय डियर, ठीक है ना, इन ब्रिटिश को क्या किया माय डियर? एक 14/18 के रूम में बेटा क्या कर दिया? बंद कर दिया माय डियर, ध्यान रख ले। और जब खोला गया तो इस 146 में से बेटा 23 लोग जीवित बचे, जीवित बचे, और इसमें से 123 लोग डेड, यानी जिनकी क्या हो गई थी? मृत हो गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। इसमें से एक, इस दृश्य को बताया एक व्यक्ति जीवित बताता, जिसका नाम था हॉलवेल। जब यह घटना घटित हुई तो अंग्रेजों का दिल एकदम झकझोर सा गया। इधर मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अंग्रेज अधिकारी था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन, 2 व्यक्ति कहां पहुंचे? बंगाल में पहुंचे, और बंगाल में पहुंच करके जो सिराजुद्दौला था उसके साथ अली नगर की एक संधि की, जिस, ध्यान रख लेना, अली नगर कोलकाता का ही नाम रख दिया था इसने। उसके बाद क्या होता है कि उस संधि के बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद बेटा रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? जितने भी सिराजुद्दौला के जो समीप के लोग थे उनको अपनी ओर मिलाया, और एक युद्ध रहा जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। यानी 1757 में अब होता है माय डियर, क्या आप बोलेंगे सर? 1757 में एक युद्ध लड़ा जाता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध लड़ा। वैसे हालांकि ये इतिहास में हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल से, लेकिन अभी हम ओवरव्यू बता रहे हैं, ध्यान रख लेना। तो 1757 की अगर बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, 1757 की अगर बात करते हैं तो 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में क्या निष्कर्ष निकला आपको पता है? सिराजुद्दौला इसमें क्या हो गया? हार गया माय डियर। रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और रॉबर्ट क्लाइव जीतने, यहीं पर क्या होता है, यानी प्लासी के युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला? तो आप बोलेंगे इसमें जो निष्कर्ष निकला था, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डलती है माय डियर, ब्रिटिश शासन की नींव डली, ब्रिटिश शासन की नींव डली माय डियर, ध्यान रख लेना, नींव डली माय डियर, ध्यान रख। तो पूछा रहा है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध के बाद डली थी? तो आप बोलेंगे सर बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बाद एक और युद्ध घटना घटित होती है बहुत जबरदस्त, जिसे 1764 में, जिसे बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और जब बक्सर का युद्ध हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, तो बक्सर के युद्ध में भी निष्कर्ष क्या निकला माय डियर? निष्कर्ष
तो बक्सर के युद्ध के बाद निष्कर्ष क्या हुआ? 1765 में होती है माय डियर, 1765 में हुई माय डियर इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि हुई माय डियर, और इसी इलाहाबाद की संधि में क्या होता है माय डियर? जो बंगाल क्षेत्र था, उड़ीसा क्षेत्र था माय डियर, और जो बिहार क्षेत्र था, यहां की बेटा दीवानी मिली माय डियर। यहां की क्या मिल जाती है इनको? आप बता सकते हैं, यहां की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई माय डियर। अंग्रेजों को यहां की क्या मिल गई? आप बता सकते हैं, दीवानी मिली माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी राजस्व वसूलने लगे, यहां की दीवानी मिली, दीवानी मिली माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद की, यानी आप कह सकते हैं सर, इलाहाबाद की जैसे ही संधि होती है वैसे ही बेटा भारत में 1765 में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाता है? द्वैध शासन लग जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन लग जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। दोहरा शासन में क्या था कि कंपनी के पास, यानी बीईआईसी थी कंपनी, उसको बेटा बीईआईसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी थी माय डियर, उसको क्या हुआ? उसको मिल गया बेटा, उसको मिल गया दीवानी, दीवानी यानी राजस्व मिल गया माय डियर, राजस्व। यानी जितना राजस्व इकट्ठा होगा वो सब किसे मिल गया? तो आप बोलेंगे सर दीवानी के माध्यम, दीवानी मिल गया भाई। दूसरा बेटा, यहां पर जो बंगाल का नवाब था माय डियर, बंगाल का जो नवाब था माय डियर, नवाब, और नवाब को दे दी गई निजामत। क्या दे दी गई? निजामत। और निजामत का मतलब होता है जो कानून व्यवस्था को देखेगा, ये कानून व्यवस्था को ये संभालेगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया? दोहरा शासन। यानी कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिसमें सीताब रॉय एक व्यक्ति था, ठीक है ना, मोहम्मद रजा खान था, ये क्या करते? राजकोष को, यानी राजस्व को इकट्ठा करने लगे, और राजस्व को इकट्ठा करने के बाद ये किसे देने लगे? ब्रिटिश कंपनी को देने लगे। इधर अंग्रेजों ने कहा कि आप, यानी जो बंगाल का नवाब था, नजमुद्दौला उस समय था 1765 में, और उसको क्या दे दिया गया? बोला तुम यहाँ की निजामत को संभालोगे। इधर क्या हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। इधर जब कंपनी को राजस्व, कंपनी के अधिकारियों को राजस्व मिला, तो कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी में राजकोष कम जमा किया, अपनी पॉकेट मनी भरने लगी। यानी क्या कंपनी क्या करने लगी? आप बता सकते हैं, कंपनी भ्रष्टाचार करने लगी। इधर धीमे धीमे क्या हुआ कि कंपनी भ्रष्टाचार, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे सब भ्रष्ट हो चुके, सारा राजस्व अपने निजी खर्चे में यूज करने लगे। इधर क्या हुआ? कंपनी घाटे में पड़ने लगी। कंपनी ने क्या किया कि ब्रिटेन में एक लोन के लिए अप्लाई किया। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि भारत में जाकर के तुम निजामत भी ले रहे हो, वो सॉरी, यहां पर तुम राजस्व यहां से इकट्ठा कर रहे हो और व्यापार भी कंपनी कर रही, फिर भी तुम्हें लोन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि एक गुप्त समिति का गठन किया, और वो गुप्त समिति से कहा कि आप कंपनी के जो भारत में कार्य कर रही है उसकी पूरा जांच करके आओ। तो ध्यान, वो गुप्त समिति क्या करती है? भारत में आती है, उस कंपनी के सारे जांच करती है कंपनी की, और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट कहां पर पेश करती है? लॉर्ड नॉर्थ के पास। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया कि उसमें रिपोर्ट में बताया कि जितने कंपनी के कर्मचारी है वो सब भ्रष्ट हैं, कंपनी का एकदम जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, निजी व्यापार लोग करने लगे हैं। कंपनी के कर्मचारी कंपनी के व्यापार तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ अपना निजी व्यापार भी करने लगे। तो जब निजी व्यापार करोगे तो कंपनी घाटे में जाएगी, अपना राजस्व बढ़ेगा, निजी व्यापार बढ़ेगा। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि इसी समय लॉर्ड जो नॉर्थ थे, उन्होंने एक एक्ट तैयार किया। भारत में पहला जो एक्ट आया 1773 का, जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। अब हेडिंग डालते हैं आप, रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रख लेना। यहां से आपकी शुरुआत होती है वास्तविक तरीके से, ठीक है ना। 1773 में आया बेटा, जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करते हैं बेटा, ध्यान रख लेना, उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे, ब्रिटेन के जो पीएम थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है ना।
इन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या था माय डियर? अभी देखो, जब इससे पहली क्लास में आपको मैंने बताया था, जब कोई एक्ट आपको पढ़ना है, जब कोई एक्ट आपको पढ़ना है तो तीन चीजें इस एक्ट में आपको समझनी है। क्या चीज समझ लेना? पहली चीज कि ये इसका उद्देश्य क्या था, ये भारत में आया क्यों, पहला चीज। दूसरा चीज, जब ये भारत में आया, इसे लागू किया गया तो इसका क्या परिणाम निकला, क्या बदलाव मिला माय डियर, परिणाम निकला, ठीक है ना। और उसके बाद क्या बदलाव आया, निष्कर्ष क्या निकला माय डियर, ध्यान रख लेना। निष्कर्ष क्या निकला माय डियर, ध्यान रख लेना। परिणाम क्या रहा, उद्देश्य क्या था, उसे लागू किया गया है, उसमें चीजें घटाएंगे तो परिणाम क्या निकला, और निष्कर्ष अंत में क्या निकला माय डियर। तो तीन चीजें हमें यहां पर पढ़ के चलनी है, ये चीजें समझना है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी भारत में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, आपको ये चीज पहले, इसका मोटिव क्या था माय डियर, क्या रीजन था जी ये भारत में आया था। तो आप बोलेंगे गुप्त समिति की सिफारिश के आधार पर इसको भारत में भेजा गया था। ध्यान रख लेना, इसमें क्या लिख लेना, गुप्त समिति, गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर। और गुप्त समिति ने क्या बताया था, कंपनी के कर्मचारी सारे भ्रष्ट हैं, कंपनी के कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कंपनी घाटे में जा रही है। तो अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक पहला चार्टर आया जिसे बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, ध्यान रख लेना। अब देखो बेटा क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, बहुत अब शुरुआत होती है वास्तविक पॉलिटी यानी संवैधानिक विकास की, यहीं से शुरुआत होती है माय डियर, ध्यान रख लेना। अगर अब हम बात करते हैं बेटा, जब 1773 का रेगुलेटिंग आया तो उस समय जो बंगाल का, बेटा समझ लेना, जो बंगाल का जो नवाब पद था माय डियर, नवाब, या फिर कह सकते हैं ना बंगाल में अंग्रेजों का जो पद था, बंगाल नवाब की तो अभी हम बात ही नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, बात करते हैं किसके, अंग्रेजों की। तो बंगाल का जो गवर्नर पद था माय डियर, कौन सा गवर्नर, इस पद को अब बदल दिया किसमें, बंगाल के गवर्नर जनरल में, बंगाल के गवर्नर जनरल में, ध्यान रख लेना। यानी आप कह सकते हैं कि बंगाल के जो गवर्नर था अब उसको बदल दिया किसमें, गवर्नर जनरल में बदल दिया माय डियर। और पूछा जाए बंगाल का अंतिम व्यक्ति गवर्नर कौन था माय डियर, आपकी तरफ से आंसर आए जल्दी से, जल्दी बताओ। और बंगाल का पहला व्यक्ति कौन बना गवर्नर जनरल माय डियर, ध्यान रख लेना, जल्दी से कमेंट में, जल्दी जल्दी से आपकी तरफ से आना चाहिए भाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, और बंगाल का पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन था, ये जल्दी से आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए, जल्दी से, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से, आंसर नहीं आया आपका भाई। और ये जो पद था माय डियर, ध्यान रख लेना, इस समय क्या हुआ, इसके अधीन बेटा, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स बना माय डियर, इसको क्या बोल दिया गया कि आप क्या करोगे, इसको बेटा जो मद्रास है और जो बंबई है, बंबई के गवर्नर इसके अधीन रहेंगे, इसके अधीन रहेंगे। क्या बोला गया, यानी जो बंगाल का, यानी भारत के अंदर अगर बात करते हैं, भारत के अंदर बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, तो भारत के अंदर बात करते हैं, ये बंगाल क्षेत्र था, ये बेटा बंबई क्षेत्र था, ये आपका क्या था बेटा, मद्रास था माय डियर। तो इसका यानी एक प्रमुख केंद्र बना दिया इन दोनों का, भारत में व्यापार का प्रमुख केंद्र बना दिया और एक भारत में हेड बना दिया गया, बोला तुमसे हम क्या लेंगे, रिपोर्ट लेंगे। तो इस यानी ये जो मद्रास था माय डियर, मद्रास का जो गवर्नर था, या फिर जो बंबई का जो गवर्नर था माय डियर, बंबई का जो गवर्नर था, वो किसके, ये दोनों किसके अधीन आ गए, तो आप बोलेंगे गवर्नर जनरल के अधीन आ गए माय डियर, ध्यान रख लेना। अब ये किसके अंडर में काम करेंगे, ध्यान, पहले क्या था, ये अपने अलग अलग कार्य कर रहे थे, लेकिन अब ये दोनों किसके अंडर में आ गए, गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए। यानी ये दोनों मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो किसके अधीन में कार्य करेंगे, सर गवर्नर जनरल के अधीन में अब कार्य करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर क्या किसका उदय हुआ,
आप कहेंगे सर यहां पर केंद्रीकृत शासन प्रणाली की उत्पत्ति होती है, क्योंकि केंद्र यानी एक जगह शक्ति पहले सबके पास थी, बटी हुई थी, विकेंद्रीकृत था, लेकिन अब यहां पर क्या शक्ति किसके पास जा रही, एक के पास जा रही, यानी केंद्रीकृत सेंट्रलाइजेशन यहां पर देखने को मिलता हमारी है। तो यहीं पर भारत में इस समय केंद्रीकृत शासन का उदय हुआ। पूछा जाता है कि भारत में केंद्रीकृत या केंद्रीकृत शासन प्रणाली का जन्म हुआ। शासन प्रणाली का क्या हुआ बेटा, जन्म हुआ। शासन प्रणाली का जन्म हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। तो भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन प्रणाली कहां पर देखने को मिलती है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा माय डियर, ध्यान रख लेना। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब ये गवर्नर अकेला इनको भी संभालेगा पूरे, और भी बहुत सारे, बंगाल को भी देखेगा कि अकेला व्यक्ति काम कर सकता है, नहीं। तो इसकी हेल्प के लिए यानी गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों क्या बनाई गई, एक परिषद बनाई गई माय डियर, ध्यान रख लेना। और अगला पॉइंट लिखेंगे बेटा, यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल, शॉर्ट में लिख रहे, ध्यान रख लेना। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। परिषद का बेटा क्या हुआ, गठन हुआ हमारे लिए, ध्यान रख लेना। तो 4 सदस्यीय परिषद गठित हुई। तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्या होता है कि एक व्यक्ति और उसकी हेल्प के लिए कितने लोग, एक परिषद बनाई गई माय डियर। जब वो परिषद बनाई गई तो यहां पर ये क्या करेंगे, ये जो परिषद बनाई गई माय डियर, और इसमें ये परिषद जो बनाएगी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर कार्यपालिका का क्या हो गया, कार्यपालिका का उदय हुआ। कार्यपालिका का क्या हुआ, भारत में उदय हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यानी ये व्यक्ति और इसके अंडर में कितने लोग, 4 सदस्य और करेंगे, और ये सब किन पे कंट्रोल करेंगे, पूरे भारत पर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन पर भी क्या करेंगे, अधिकार करेंगे, उन पर कार्य कराएंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। इधर और समझते हैं बेटा, बहुत बढ़िया से ध्यान रख लेना। इधर क्या हुआ कि इस जो परिषद है इसमें बोला गया कि बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। बहुमत के आधार पर क्या होगा, निर्णय होगा, ठीक है ना। लेकिन गवर्नर जनरल वोट नहीं करेगा, ऐसा इसमें कहा गया माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी यहां पर 3:1 में रहेगा तब तो सही है। अगर मान लेते हैं 2:2 में वोट पड़ा, तब क्या होगा, तब गवर्नर जनरल वोट कर सकता है, ध्यान रख लेना। तब गवर्नर जनरल क्या, यानी निर्णायक मत करने का अधिकार, और गवर्नर जनरल को बेटा वोट करने का अधिकार नहीं, लेकिन निर्णायक मत कर सकता है, निर्णायक मत कर सकता माय डियर, ध्यान रख ले। मान लेते हैं किसी विषय पर कानून बनाया गया, और ये जो परिषद टोटल 4 लोग प्लस एक गवर्नर जनरल, ध्यान रख लेना, टोटल 5 लोग हो गए। तो इसमें कहा गया कि जो भी चीजें होंगी बहुमत के आधार पर होंगी। यानी एक कोई कानून बना जिसमें से मान लेते हैं 3:1 में, एक विपक्ष में 3 पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। मान लेते हैं अगर 2-2 का अनुपात रहा हमारी डियर, 4 में से 2-2 का, तो अब बताओ ये निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा। तो इसमें से अब गवर्नर जनरल जिधर चाहे निर्णायक मत डाल सकता है, पक्ष में चाहे तो पक्ष में मिल सकता है, और उसके विपक्ष में जाए तो विपक्ष में भी मिल सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो निर्णायक वोट करने का अधिकार किसके पास मिल गया, आप बोलेंगे सर गवर्नर जनरल को यहां पर मिल जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, और यहां पर ही किसका उदय हो गया, भारत के अंदर केंद्रीय कार्यपालिका का क्या हो गया बेटा, उदय हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो 2 चीजें, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में बंगाल का जो पद था, वो बंगाल का गवर्नर का पद था, वो गवर्नर जनरल में बदला,
और इसके द्वारा ही क्या हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ माय डियर, इसके द्वारा क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल है अब उसके अधीन बंबई और मद्रास के क्या रहेंगे, गवर्नर रहेंगे माय डियर। गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर रहेंगे माय डियर। और यहां पर केंद्रीकृत शासन प्रणाली का क्या होता है, जन्म होता है। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद होगी और यहीं से बेटा केंद्र कार्यपालिका का क्या हुआ, उदय होता है माय डियर। और बहुमत के आधार पर निर्णय होगा और गवर्नर जनरल वोट नहीं करेगा, मत नहीं करेगा, लेकिन निर्णायक मत करने का अधिकार उसके पास है माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या हुआ, दूसरी चीज क्या हुई माय डियर, बहुत समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ माय डियर। कहां पर, कोलकाता में। यानी भारत के अंदर पहला सुप्रीम कोर्ट कहां पर खोला गया, कोलकाता में। और कब खोला गया बता सकते हैं। और यहीं पर बेटा इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे माय डियर, उनका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था, एलिजा एम्पे। और एलिजा एम्पे प्लस 3 अन्य लोग थे, यानी टोटल 4 जजों की संख्या यहां पर कितनी थी, तो टोटल 4 जज थे माय डियर। एक तो मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। कौन कौन से थे, तो आप बोलेंगे एक हाइड थे, ठीक है ना। कौन थे बेटा, आप बता सकते हैं सर, एक तो हाइड थे, चैम्बर्स, दूसरे चैम्बर्स थे, और तीसरे थे जिनका नाम था बेटा, आप बता सकते हैं लेमिस्टर, ठीक है ना। तो 4 सदस्यीय यहां पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और यहीं पर भारत में क्या होता है, न्यायपालिका का उदय, भारत में उदय हुआ। तो भारत में न्यायपालिका का उदय कब हुआ, आप बता सकते हैं। भारत में न्यायपालिका का उदय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में क्या होता है, न्यायपालिका का उदय होता है माय डियर। और ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये बेटा कैसा था, आप बोलेंगे अभिलेखीय न्यायालय था। अभिलेखीय न्यायालय था माय डियर, ध्यान रख लेना, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ध्यान रख लेना। अभिलेखीय न्यायालय था माय डियर, ध्यान रख लेना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस अभिलेखीय न्यायालय के तहत फैसले ना मानने पर यह दंड दे सकता था। और इसके जो निर्णय वो सुरक्षित रखे जाएंगे। निर्णयों को सुरक्षित रखा जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। और जो नजीर के तौर पर पेश किए जाएंगे, जो नजीर के तौर पर पेश होंगे, जो नजीर के तौर पर पेश होंगे, इसका समझ लो। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कोई एक मैटर जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाया गया और उसी से वो एक कह सकते हैं ना, एक रिकॉर्ड के तौर पर वो फैसला दर्ज कर लिया, मतलब लिख लिया गया, ठीक है ना। एक अभिलेख बन गया, एक साक्ष्य बन गया। और उसी से संबंधित अगर और कोई फैसला आएगा तो उसी निर्णय के आधार पर उसे क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, ध्यान रख लेना। उसी निर्णय के नजीर के तौर पर, यानी उसे साक्ष्य के तौर पर हम पेश कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसे और उस फैसले को जो निर्णय अभिलेखीय न्यायालय है उसको जो नहीं मानेगा तो उसे दंड देने का भी अधिकार दिया गया। दंड देने का अधिकार ये किसे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें, यानी भारत में पहली बार क्या स्थापित हुआ, सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता माय डियर, ध्यान रख लेना। आगे, कंपनी का संचालन कर रहे थे बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
कौन कर रहे थे? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनकी संख्या कितनी थी? 24 थी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ध्यान रख लेना, इनका कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष किया गया यानी पहले इनका कार्यकाल कितना था? 1 वर्ष था, और 1 वर्ष से कितना हो जाता? अब 4 वर्ष कर दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना। कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष हो जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। कितना हो जाता है? 4 वर्ष हो जाता, ध्यान रख लेना। और कहा गया कि इनकी नियुक्ति जो होगी, नियुक्ति पहले जो नियुक्ति कौन करता था? यानी जो कंपनी में शेयर होल्डर था, और जो 500 पाउंड तक का जो शेयर होल्डर था वो क्या करता था माय डियर? इनको नियुक्त करता था। लेकिन अब बोल दिया गया कि इनकी नियुक्ति वही व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति इसकी नियुक्ति में शामिल हो सकता है जो 1000 पाउंड तक का जिसने शेयर लगाया होगा उस कंपनी में, ध्यान रख लेना। तो 1000 पाउंड इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? जो 1000 पाउंड, ठीक है ना, जिसका 1000 पाउंड जिसका क्या होगा? शेयर होगा, यानी पैसा लगा होगा। वो व्यक्ति, मान लेते हैं मैंने 1000 पाउंड अगर कंपनी में शेयर लगाए, इतना पैसा लगाए, तब मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनकी संख्या कितनी थी? 24 थी। तो उनको नियुक्त करने की जो समिति थी, ठीक है ना, उसमें हम शामिल हो सकते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये चीज। और क्या बोला गया? जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को रिश्वत, यानी कह सकते हैं उपहार, जिसे रिश्वत बोलते हैं, रिश्वत या फिर निजी व्यापार, पर रोक लगाई, ठीक है ना, इन पर क्या लगाई? रोक लगाई माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी कंपनी का कोई कर्मचारी कोई उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, और वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है। ये इसी एक्ट में बताया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो आप यहां पर बता सकते हैं सर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ध्यान रख लेना, ब्रिटेन की संसद के द्वारा भारत की शासन प्रणाली में पहली बार हस्तक्षेप किया गया। इस एक्ट के द्वारा पूछा जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत की शासन प्रणाली में पहली बार हस्तक्षेप कब किया गया? तो आप बता सकते हैं पहली बार जो हस्तक्षेप किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया? तो एक एनओटी नोट चिपका के लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है माय डियर, बहुत बढ़िया पॉइंट है माय डियर। क्या कि 1773 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन प्रणाली में पहली बार हस्तक्षेप किया। क्या किया? पहली बार हस्तक्षेप किया माय डियर, ध्यान रख लेना। कब? 1773 के एक्ट के द्वारा माय डियर, ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? तो 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार क्या होता है? ब्रिटेन की संसद का भारत की शासन प्रणाली में हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है संवैधानिक विकास की। कैसे सर? अभी तो आपने बताया संवैधानिक विकास जब, यानी आप बता सकते हैं सर संवैधानिक विकास हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। तो संवैधानिक विकास में क्या चीजें महत्वपूर्ण पड़ जाती हैं? तो आप बोलेंगे ये रेगुलेटिंग एक्ट, यानी भारत में, भारतीय संविधान में क्या है? एक संवैधानिक मूल्य क्या है? यानी भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का जन्म हो जाता है। भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली की भी रूपरेखा यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि केंद्र यहाँ पर कैसा है? मजबूत है। संघात्मक शासन प्रणाली आपको मैंने बताई थी, वहां पर बताया था कि भारत के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली भी अपनाई गई है, लेकिन यहाँ पर एकात्मक का भी रूपरेखा दिखती है। इसलिए जो वेयर साहब थे उन्होंने भारत की शासन प्रणाली को अर्ध संघात्मक कहा है, ध्यान रख लेना।
क्योंकि यहाँ पर केंद्र कैसा है, पावरफुल है, ज्यादातर शक्तियां किसके पास हैं, पावरफुल के पास। तो यहीं पर यानी भारत में पहली बार केंद्र को शक्तियां कब प्रदान की गई, केंद्र का शासन प्रणाली का जन्म कब हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया जाता, माय डियर ध्यान रख लेना। और गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी, अब जो नियम कानून बनेंगे उन नियम कानूनों को फॉलो के लिए गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होगी। तो नियम कानूनों को जो फॉलो कराता है वो हमारी क्या होती है, कार्यपालिका होती है, यानी कार्यपालिका का यहां पर क्या हो गया, उदय हो गया। 1774 के द्वारा बेटा रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ माय डियर, और सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित हुआ माय डियर बता सकते हैं कहां पर, कोलकाता में, और इसमें एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और जिसमें भारतीय न्यायपालिका का क्या होता है, उदय होता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्या होता है। और यहाँ पे ये एक अभिलेखीय न्यायालय था, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड था माय डियर, ध्यान रख लेना। और क्या था, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जिनकी संख्या 24 थी, ध्यान रख लेना। इनका कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया, और इनकी नियुक्ति 1000 पाउंड जिन्होंने पैसा लगाया, जो शेयर होल्डर है भाई, इनकी क्या कर सकता है, नियुक्ति होने वाली समिति में शामिल हो सकता है माय डियर। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई, और क्या हुआ, आप बता सकते हैं कि अब निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी नहीं करेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये नोट चिपका लेना, 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटेन संसद के द्वारा भारत की शासन प्रणाली में हस्तक्षेप शुरू हो जाता है, ध्यान रख लेना। तो आज की क्लास कैसे रही माय डियर, बता सकते हैं सारे लोग, बहुत गजब की। आगे देखो, एक बार पूरा रिवीजन करा देते हैं। यहां से मैंने शुरुआत की थी, तो सबसे पहले संवैधानिक विकास में हमने 1600 का एक्ट पढ़ा है माय डियर, जिसमें महारानी के द्वारा क्या दिया जाता है, ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको एकाधिकार दिया गया था, कितने वर्षों के लिए आप बता सकते हैं, उस एकाधिकार दिया गया था कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, ध्यान रख लेना, कितने वर्षों के लिए, कम, लेकिन धीमे धीमे इसे बढ़ा दिया जाता माय डियर, ध्यान रख लेना, धीमे धीमे इसे क्या होता है, बढ़ा दिया जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये थी माय डियर, इसका जो एकाधिकार मिला था माय डियर, ध्यान रख लेना, एकाधिकार मिला था, वो एकाधिकार कब समाप्त होता माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे एकाधिकार को जब समाप्त कब किया गया था माय डियर, तो आप बोलेंगे समाप्त 1833 के एक्ट के द्वारा किया जाता माय डियर, ध्यान रख लेना। कब किया जाता है, 1833 के एक्ट के द्वारा एकाधिकार समाप्त किया जाता है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं, ब्रिटिश इस कंपनी की बात करते हैं, तो पूछा जाए एकाधिकार कब समाप्त हुआ, अगर यहीं पर पूछा जाए सर एकाधिकार समाप्त कब किया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, तो एकाधिकार समाप्त होता है 1833 के एक्ट के द्वारा समाप्त हो जाता माय डियर। और 1833 में ही नाम पड़ गया था क्या, अभी मैंने बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। पूछा जाए इसने व्यापार कब समाप्त हुआ, व्यापार पर रोक कब लगा दी गई थी माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी कंपनी बोला गया कि अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी माय डियर, ध्यान रख लेना, व्यापार नहीं करेगी, ध्यान रख लेना। तो एकाधिकार, सॉरी एक चीज मैं बता दूं, 1813 के तहत, ध्यान रख लेना, 1813 के एक्ट के द्वारा बेटा क्या हुआ था, बहुत बढ़िया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एकाधिकार कब समाप्त हुआ, 1813 के एक्ट के द्वारा हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और कंपनी व्यापार पर रोक कब लगाई, 1833 के एक्ट के द्वारा बेटा, 1833 एक्ट के द्वारा व्यापार पर रोक लगा दी। फिर समझ लो, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर समझा रहा हूं। यानी कंपनी का एकाधिकार जो 15 वर्षों के लिए मिला था, धीमे धीमे वो बढ़ता गया, लेकिन एकाधिकार कब समाप्त हुआ, 1813 का जो एक्ट आया था उसके तहत समाप्त हुआ। और व्यापार पर रोक कब लगाई, 1833 में व्यापार पर रोक लगा दी। और कंपनी को समाप्त कब कर दिया गया माय डियर, तो समाप्त किया जाता 1858 के एक्ट के द्वारा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त कब होती है, पूर्ण समाप्त कब होती है, तो आप बोलेंगे सर पूर्ण समाप्त अगर पूछा जाए तो 1874 में, कब माय डियर, बोलेंगे सर 1874 में कंपनी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। फिर समझो, कंपनी की स्थापना 1599 में, अधिकृत कब हुआ, 31 दिसंबर सन 1600 को, ध्यान रख लेना। इसका अन्य नाम मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, 217 इसके शेयर होल्डर थे माय डियर, इसका नाम 1833 में रखा गया था। एकाधिकार मिला था, आप बता सकते हैं महारानी के द्वारा दिया गया था, हम पढ़ते हैं भाई, 1833 में एकाधिकार समाप्त, व्यापार पर रोक 1833 में, कंपनी को समाप्त 1858 में, पूर्णतः समाप्त हो जाती है 1874 में, ध्यान रख लेना।
इसके संचालन के लिए ये सारे आप बता सकते हैं, एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और एक आपके थे कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान रख लेना। चार्टर एक्ट अब आपने यहां से शुरू किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने भारत या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगी और ब्रिटेन की महारानी ने 15 वर्षों तक व्यापार करने का एकाधिकार दिया। और ये एकाधिकार कब समाप्त हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये 1813 में हुआ था। माइडिया ध्यान रख लेना, एक चीज यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। 1813 के एक्ट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद ये सबसे पहले मलुकू द्वीप पहुंचे। मलुकू इंडोनेशिया में, यहाँ पर डचों का व्यापार था, ये वापस आ गए और एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम, ठीक है ना, या जेम्स 6 भी बोलते हैं, ये जब शासक बने तो उन्होंने अकबर के नाम पत्र लिखा और उसके बाद कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज से भारत में पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा और जहांगीर ने इसे कोस्टल एरिया में व्यापार करने की दी, अनुमति दी। और जब जैसे ही कोस्टल एरिया में अनुमति मिलती है, वैसे ही क्या होता है कि इसने 1611 एडी में मुसलीपट्टनम से अपना स्थायी कंपनी स्थापित की और 1613 में सूरत में स्थापित की। और इसके बाद 1615 में दूसरा अंग्रेज थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जेम्स जो प्रथम थे उनका पत्र लेकर के पहुंचा था माय डियर। और उसके बाद क्या होता है, 1726 का चार्टर एक्ट आया और कंपनी ने जो 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित की थी माय डियर, बंबई, कोलकाता और मद्रास, इनके गवर्नरों को विधि कानून बनाने का अधिकार यहां पर मिल जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना। और उसके बाद ये सारी चीजें, ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी के बाद भारत में क्या होता है, ब्रिटिश शासन की नींव डलती है माय डियर। बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर के बाद इलाहाबाद की संधि, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से, यहीं पर यानी बक्सर के युद्ध बाद भारत में अंग्रेजी शासन शुरू होता है माय डियर, अंग्रेजी शासन शुरू होता है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो भारत में अंग्रेजी शासन कब शुरू हुआ बता सकते हैं, कंपनी ने द्वैध शासन लगा दिया, दोहरा शासन, ये सारी चीजें बता दी और ये पूरा एकदम रेगुलेटिंग एक्ट रहा। तो आज की क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, रोकते हैं, आगे फिर मिलेंगे। कैसी रही एक बार कमेंट में बता देना क्लास। टिंकू भाई बहुत बढ़िया, क्लास कैसी रही एक बार मुझे नीचे बता दो कमेंट में भाई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी, लगी या नहीं लगी? इस छोटी सी उम्र में कमाल करना है, छोटी सी उम्र में कमाल करना है, उसकी मांग को सिंदूर से लाल करना है। बाजार जाता हूं जिस गली से उसमें उसका मकान है, बाजार जाता हूं जिस गली से उसमें उसका मकान है, अब उसी गली में अपनी ससुराल करना है। तो आगे भाई बहुत बढ़िया। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, बाय बाय, लव यू।